सो हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होगी सीए फाइनल के प्रिपरेशंस। और इसके पहले के जो रिविजनरी वीडियोस थे और इसके पहले का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वीडियो ऊपर आई बटन में लिंक है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द फीडबैक। आप लोग के जो पिछले वीडियो में फीडबैक आया था मुझे बहुत अच्छा लगा सब पढ़ के। और हाँ, सबका मेजर क्वेश्चन ये है कि क्या वीडियोस कंसिस्टेंटली डेली अपलोड किए जाएंगे। तो हाँ, आज जो वीडियो अपलोड 2-3 वीडियोस अपलोड होंगे वो उसका प्रूफ रहेगा कि आप लोग की जो डिमांड है कि डेली वीडियोस अपलोड करिए, तो वो हाँ 100% मेरी तरफ से पूरा कमिटमेंट रहेगा इस रिविजनरी लेक्चर्स को लेके। आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी विद टाइम टू टाइम, डेली आपको अपलोड मिलेगा। और मेरे को लगता है कि एक वीक में अपन पूरा रिविजनरी वीडियोस कंप्लीट भी कर देंगे। ठीक है, तो इफ़ आपको जेन्युइनली ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप अपने प्लीज़ फ्रेंड से शेयर करिए, उससे मेरी भी थोड़ी हेल्प होगी और इनकी भी हेल्प हो जाएगी। और कोई भी फीडबैक रहेगा तो कमेंट में डाल देना यार, मेरे से बात करो, अपन एक अच्छे मतलब एक इंटरेक्शन वे में चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबका भला होगा इसमें, आपको भी मज़ा आएगा, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। हाँ, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज अपन बात करते हैं सप्लाई के बारे में। और सप्लाई के बाद इसी वीडियो में अपन चार्ज ऑफ जीएसटी, लेवी ऑफ जीएसटी की बेसिक बातें कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स देखो, सप्लाई वाले में आपको दिख रहा होगा, अभी आप स्क्रीन पे देखिएगा कि किसी भी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बट ये जो टॉपिक है ये पूरे जीएसटी में प्रिवेल करता है। मतलब जहाँ सप्लाई है वहाँ जीएसटी, जहाँ सप्लाई नहीं है वहाँ जीएसटी नहीं है। ठीक है, तो इफ देयर इज सप्लाई देयर इज जीएसटी, नो सप्लाई नो जीएसटी। सो यू नीड टू नो in minute details ki what is supply, what transactions are included in the definition of supply, and what are different circulars related to supply. So you can apply this knowledge to different case studies. जितने भी केस स्टडीज पूछे जाएगी उसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो कोई नया पॉइंट अगर इंस्टीट्यूट वहाँ पे लॉन्च कर देती है, आपका दिमाग वहाँ खुला रहेगा कि हाँ यार ये मैंने सप्लाई की डेफिनेशन में इस टाइप का पढ़ा था, सो दैट वो आपका जीएसटी के अंदर कवर होगा या नहीं होगा वो आप जजमेंट एग्जाम में दे पाओगे। तो सप्लाई की डेफिनेशन इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को आप मेरी गाइडेंस में मार्क्स वाइज ना देखें, इसको आप ये देखें कि ये हर जगह प्रिवेल करता है। ठीक है, तो मार्क्स एनालिसिस तो जीरो है बट एप्लीकेशन हर जगह पे रहेगा, देयर फॉर टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये चार्ट कल ही दिखाया था आपको कि जीएसटी लगने के लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए और एग्जामिशन के अंदर नहीं रहेगा तो जीएसटी अप्लाई हो जाएगा किसी भी ट्रांजैक्शन के ऊपर। आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी ट्रांजैक्शन वाइज और पर्सन वाइज होती है प्रैक्टिकल दुनिया में। अगर आप देखोगे तो आप आर्टिकलशिप ऑलरेडी कर चुके हो, ट्रेनिंग पीरियड निकाल चुके हो, तो वहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन, देखो बिजनेस कैसे बनता है, बिजनेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ईच ट्रांजेक्शन पे आप, स्पेशली सेल के ट्रांजेक्शन पे आपको जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी पड़ती है। राइट, तो जीएसटी के हिसाब से क्या वो गुड्स और सर्विस है, ये आपका चेक करना है। फिर वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर हो रहा है, ये दोनों हो गया तो प्रीडोमिनेंटली जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। अब जीएसटी उससे लेना है या नहीं लेना है, गवर्नमेंट कैसा डिसाइड करती है, सामने वाला व्यक्ति टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। इफ अगर वो टैक्सेबल पर्सन है और एग्जेम्पशन की लिस्ट में वो आइटम कवर नहीं है, देयरफॉर जीएसटी अप्लाई होता है। तो अपन अब कहाँ पे पहुंच गए हैं, ये सप्लाई वाली चीज के ऊपर पहुंच गए हैं कि सप्लाई क्या होता है सर। आ जाओ, सबसे पहले देखो गुड्स और सर्विस की बात करते हैं। छोटे सा डेफिनेशन है, गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। देखो दिमाग के अंदर डालिएगा कि गुड्स का मतलब क्या होता है, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। और सर्विस में एनीथिंग अदर देन गुड्स, जो भी गुड्स के अलावा वो सर्विस, मतलब कंप्लीट एग्जॉस्टिव कवरेज है। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी को आप पकड़ लिया आपने गुड्स में और बाकी आपका जो रहा वो सर्विस हो गई। ठीक है, अब इसमें जबरदस्ती एक्शनेबल क्लेम्स को इंक्लूड किया गया है। नाउ व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम, ऐसी चीज जिसके ऊपर दावा आप ठोक सकते हो। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम, दावा ठोका जाना। ग्रोइंग क्रॉप ग्रास थिंग्स अटैच टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड एग्रीड टू बी सीवियड, मतलब काटना। ठीक है, टू कट बिफोर और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। और बाजू में दिया गया सर्विस के केस में इंक्लूजन के अंदर सेपरेट कंसिडरेशन इफ चार्ज फॉर यूज और कन्वर्शन ऑफ मनी। देखो कन्वर्शन ऑफ मनी में अगर आप डिफरेंट डिनोमिनेशन में आप चेंज करते हो या फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी एक्सचेंज करते हो, वो चेंज ऑफ मनी हो गया। उसका अगर सामने वाला कवरेज मतलब ब्रोकरेज वगैरह कमीशन ले रहा है तो उस केस में उसको सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि इंक्लूड सर्विस में इंक्लूड किया जाएगा। और दूसरा है यूज ऑफ मनी, मनी को यूज करने का कंसिडरेशन क्या होता है आप सब जानते हैं, इट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज द कंसिडरेशन फॉर यूज ऑफ मनी। बट बाद में जब एग्जामिशन पढ़ेंगे ना, वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि लोन के फॉर्म में अगर एक्सटेंड किया जा रहा है तो वहाँ पे उसका एग्जामिशन दिया गया, मतलब लोन के ऊपर जो ब्याज लगता है उस पर जीएसटी नहीं है, बट इन्होंने डेफिनेशन में उसको रखा है, बट अल्टीमेटली जीएसटी उस पर नहीं लगेगा। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ठेका और
केटरिंग एंड रेस्टोरेंट सर्विस को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और पूरे गुड्स और सर्विस से एक्सक्लूड किया जाएगा मनी एंड सिक्योरिटीज। ठीक है, पैसा तो ठीक है, बट सिक्योरिटीज को क्यों बाहर रखा गया? देखो, सिक्योरिटीज में भयंकर ट्रांजैक्शन होते हैं, बट गवर्नमेंट यहाँ दिलदार नहीं हो रही है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, सिक्योरिटीज के एक्सचेंज के ऊपर एक अलग से टैक्स लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, STT। आप लोग बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, जितने भी लोग CA फाइनल में आर्टिकलशिप के समय आपको पैसा इनकी इनकम होती है, ठीक है, जो भी आप डिफरेंट लेवल पे आप अर्न करते हो, वो जो पैसा है आप लोग शेयर मार्केट में लगाते हो, तो उसका जो कॉन्ट्रेक्चुअल नोट देखोगे आपको जो मेल में आता है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद जब मेल में आता है, वहाँ पे STT वहाँ पे चार्ज किया जाता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो वहाँ पे ऑलरेडी एक टैक्स है ना, तो देयरफॉर गवर्नमेंट वहाँ पे अलग से GST अप्लाई नहीं करा रही है जी। ठीक है, नेक्स्ट, एक्शनेबल क्लेम, लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग वाली बात है इसके अंदर। ठीक है, अब वही चीजें हैं, लोन इंटरेस्ट चार्ज सर्विस है बट एग्जेम्प्ट है। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, अब ये तो पेनाल्टी है, डिलेड पेमेंट के ऊपर अगर आपको ब्याज लग रहा है तो वो ब्याज नहीं है, वो एक्चुअल में क्या है, वो पेनाल्टी है। तो पेनाल्टी के ऊपर GST इज एप्लीकेबल, लाल में GST एप्लीकेबल, ग्रीन में बच गया। ठीक है, नाउ योर मोस्ट अवेटेड द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई के अंदर देखिए तीन चीजें रहेंगी। पहला, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विथ कंसिडरेशन, पहला डब्बा जो है ना वो विथ कंसिडरेशन का रहेगा। दूसरा, अगर विदाउट कंसिडरेशन भी कुछ हरकतें करोगे तो उसको GST में सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड कराया जा रहा है। ये देखो, ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे आप गवर्नमेंट को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे होगे, हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, इसको बोला भाई इसको हम सप्लाई मानेंगे इवन दो आपका कंसिडरेशन वाला बात नहीं है तो भी। और 7(2) में दिया गया सप्लाई एक्सक्लूड्स। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विथ कंसिडरेशन, जहाँ पे भी कंसिडरेशन रहेगा। अब देखिए, सप्लाई का मतलब क्या होता है, सेल, ट्रांसफर मतलब किसी को ऐसे दे देना, बार्टर मतलब एक्सचेंज, एक्सचेंज तो डायरेक्टली दिया हुआ है, डिस्पोजल मतलब ऐसा फेंक देना। ठीक है, डिस्पोज करने का मतलब क्या होता है, कबाड़ी आता है तो आप अपनी बुक्स डिस्पोज कर देते हो, मतलब फेंक देते हो, वो वाली बात है। लाइसेंसिंग, किसी को अपना लाइसेंस देना, लाइसेंस टू यूज एनीथिंग। ठीक है, रेंटल, बेटा लाइसेंस किस केस में आपको ध्यान है, सॉफ्टवेयर खरीदते हो कोई भी चीज़ का तो वहाँ पे जो आप सब्सक्रिप्शन लेते हो उसको बोलते हैं लाइसेंस परचेस करना, विंडोज़ का लाइसेंस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लाइसेंस एक्सेट्रा। लीज, लीज का मतलब है लॉन्ग टर्म रेंटल, रेंटल और लीज दोनों कवर्ड है। रेंटल शॉर्ट टर्म रहता है और लीज सिग्निफिकेंटली लॉन्ग टर्म पे रहता है, 99 ईयर, 50 ईयर, 60 ईयर वैसा। मेड और एग्रीड टू बी मेड, मेड मतलब या तो कर दिया, एंड एग्रीड टू बी मेड मतलब एडवांस दे दिया। एडवांस की बात कर रहे हैं सर, ये मेड मतलब ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हो चुका है, और एग्रीड का मतलब है एडवांस आ जाना, या तो फिर सामने वाला काम करना चालू कर दे, दो पार्टी सप्लायर रिसिपिएंट, रिसिपिएंट अगर एडवांस दे दे और आपने ले लिया तो भी आप एग्री कर चुके हो, और या तो आप उधारी में काम चालू कर चुके हो तो भी आपने एग्री कर दिया कि हाँ यार आई विल डू, अगर फ्यूचर डेट पे आप करते हो तो दोनों चीज कवर्ड है। ठीक है, डन और एग्रीड टू बी डन। ठीक, फॉर कंसिडरेशन, अब ये कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन देखो तीन टाइप का रहेगा। पहला एक्चुअल पैसा, दूसरा काइंड, काइंड मतलब समझते हो कि आपने एक चीज की उसके बदले में आपको गोल्ड का बिस्किट मिल जाए तो वो काइंड हो गया, बट गुड्स हो गया। और काइंड में सर्विस भी इंक्लूड की जाएगी कि मैं आपका घर बना दूंगा, आप मेरा ITR फाइल कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये सर्विस टू सर्विस, ये भी तो कंसिडरेशन हुआ ना जी। कंसिडरेशन का मतलब होता है शर्त। ठीक है, कंसिडरेशन का मतलब होता है शर्त कि ये करोगे तो वो हो जाएगा, तो भाई ये तो शर्त हो गई ना मतलब। ठीक है, एनी पेमेंट मेड और एग्रीड टू बी मेड वेदर इन मनी, या तो पैसों में पेमेंट कर दो या तो अदरवाइज, मतलब अदरवाइज का मतलब क्या हो गया, काइंड, काइंड ऑफ गुड्स। बाजू में देखो मॉनेटरी वैल्यू, पैसों की वैल्यू ऑफ एनी एक्ट मतलब कोई हरकत, मतलब सर्विस हो गई। और फोरबियरेंस, सहन करना। ठीक है जी, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स ऑफ, इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई, सप्लाई के रिस्पेक्ट में, सप्लाई के रिस्पॉन्स में। बट यहाँ पे आपको कंसिडरेशन में कुछ चीज एक्सक्लूड करती है, एंड दैट इज सब्सिडी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और डिपॉजिट। डिपॉजिट क्या होता है, किसी के पास से पैसा रखवा देना, सिक्योरिटी डिपॉजिट जानते हो आप। देखो इसी पे तो जियो ने खेला है। आप जब भी जियो का मोबाइल लोगे या जियो का कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हो, फाइबर वगैरह, या उसमें जो आपको टीवी और राउटर देता है ना, उसको वो सेल्स इनवॉइस नहीं देता। आप जो वहाँ पैसा भर रहे हो, आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर सिक्योरिटी
डिपॉजिट लेता है उसका। वो ये नहीं बोल रहा है कि मोबाइल और वो राउटर आपका है, वो ये बोल रहा है वो हमारा, ये आप यूज करो, उसके जगह पे सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दो। हाँ, रेट्स ऑलमोस्ट वैसे हैं कि उसने 70-80% ऑफ द कॉस्ट कवर कर लिया है। तो बेसिकली क्या है, देखो वो जीएसटी बचा रहे हैं वहां पे। ठीक है, हो सकता है कि बहुत बड़े लेवल पे टैक्स प्लानिंग हुई हो उन चीज़ों की, कभी गौर करिएगा। जो भी पढ़ते हैं ना उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अपने आजू बाजू की चीज़ों पे अप्लाई करोगे ना, इस टाइप के एग्जाम्पल से आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहती हैं। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे ये साइमल्टेनियस कंडीशन है सारी, चारों डब्बे साइमल्टेनियस कंडीशंस के ऊपर है। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नॉट पर्सनल। ये जो शुरू की तीनों चीजें हैं वो अगर आप पर्सनल पर्पज से करते हो तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, वो सप्लाई नहीं कहा जाएगा। कंसिडरेशन वाले पार्ट में इन द कोर्स या तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब आपका एक बिजनेस है वहां से आप ये एक्टिविटी कर रहे हो, उसके ऊपर जीएसटी लगाना है जी। मतलब बिजनेस वाली सेल होनी चाहिए कुल मिला के। ठीक है, पर्सनल हरकत नहीं है। ठीक, तो ये आपका ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस कवर हो गई। इसमें कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट, import of services for consideration whether or not in connection with business। यहां पे देखो, यहां पे बिजनेस प्लस पर्सनल दोनों चीजें बोल रहा है। और भाई खुद सोचो आप, इंपोर्ट ऑफ सर्विस छोटा मोटा इंसान तो करेगा ही नहीं, बड़ा इंसान करेगा, तो उसके पर्सनल एक्टिविटी को भी यहाँ पे सप्लाई में फंसा लिया गया है। आरसीएम रिवर्स चार्ज बेसिस पे वो पे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट एरिया। सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, ये वो ट्रांजेक्शन्स की लिस्ट आएगी, दिस आर दोज ट्रांजेक्शंस व्हिच विल बी रिगार्डेड एज सप्लाई एज पर जीएसटी, इवन दो वहां पे आपका कंसिडरेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट गवर्नमेंट ने या तो कुछ बेनिफिट दिया होगा जिसका आप कंडीशंस का वायलेशन कर रहे होगे, या तो गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बना रहे होगे, तो गवर्नमेंट ने आपको वापस फंसा लिया सप्लाई के अंदर, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट चाह रही है कि आप जीएसटी पे करो। ठीक है, तो परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट जिसके ऊपर आईटीसी क्लेम किया गया था। जब भी आप एक सामान खरीदते हो तो उसके ऊपर टैक्स, देखो एक बिजनेस को इमेजिन करिए एक शॉप है। ठीक है, वो शॉप वाला क्या करता है, पहले परचेस करता है तो उस पर जीएसटी पे करता है, फिर जब मतलब किसको पे करेगा, सामने वाले होलसेलर को। ठीक है, नेक्स्ट जब वो सेल करेगा तो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करके उसकी लाइबिलिटी है कि गवर्नमेंट को दे दे, ये जीएसटी की शॉर्ट में कहानी है। अब आप एक चीज समझिएगा कि वहां पे जो उसने पहले जो जीएसटी पे किया किसको, होलसेलर को, उसी को आईटीसी बोला गया। सिमिलरली ये तो गुड्स के लिए था, बट अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, अगर एक मैन्युफैक्चरर है वो अपने बिजनेस में फिक्स एसेट्स या कैपिटल गुड्स बोलते हैं वो लेके आ जाए, क्यों, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए, तो वो जो फिक्स एसेट्स उसने खरीदा है उसके लिए सामने वाले को उसने जो टैक्स पे किया होगा और जो गवर्नमेंट के पास पहुंच गया है वो आईटीसी है। मतलब शॉर्ट में ये बोलना चाहिए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब टैक्स पेड ऑन इनपुट सर्विसेज, इनपुट गुड्स एंड इनपुट एसेट्स। ठीक है, जिसको कैपिटल एसेट्स बोलते हैं। तो सपोज से एक मशीन आप खरीदते हो 1 लाख की, और वहां पे 18,000 अलग से जीएसटी लगता है। मशीन कितने की हुई, 1,18,000 की हुई एक शॉपकीपर के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है ना कि अगर आप बिजनेस हो, रजिस्टर्ड व्यक्ति हो, तो ये 18,000 का आपको वापस मिल जाएगा। वो जो वापस मिल जाता है उसको आईटीसी बोलते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, मैंने शॉर्ट में हिंट दे दिया। तो अगर आपने ये 1 लाख वाली मशीन के ऊपर 18,000 का क्लेम किया होगा, ठीक है, अब देखो ये जो मिल जाता है ना वो ऐसा आपको थाली में आके नहीं दिया जाता। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि ये आपको क्लेम करना पड़ता है। तो अगर आपने 18,000 क्लेम किया है इसके ऊपर, तो देयरफॉर वो 18,000 क्लेम करने पे, और वो क्लेम करने के बाद आपने इस एसेट को या तो किसी को बेच दिया या तो ऐसा फेंक दिया। ठीक है, मतलब या तो पैसे में बेच दे रहे हो, नहीं तो किसी को फेंक दे रहे हो। ऐसा होता है क्या यार? ठीक है, तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे बोला कि ये जो एसेट सेल हो रही है या तो उसको फेंक दे रहे हो, उसको सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, सप्लाई इसको माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको जो बेनिफिट दिया था ना क्रेडिट का, वो इसलिए दिया था कि आप बिजनेस करो, और आप यहाँ पे पहले ही उसके बाहर निकल जा रहे हो। देयरफॉर वो गवर्नमेंट उसको सप्लाई मान के उसके ऊपर जीएसटी वापस से कलेक्ट करेगी। मतलब पहले आपने बेनिफिट लिया, अब गवर्नमेंट उसी का जीएसटी वापस मांग रही है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्संस और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25। अब देखो रिलेटेड पर्सन की जहां पे बात आ रही है वहां पे तो आपका एम्प्लॉय भी रिलेटेड हो गया, बट प्रोवाइडेड एट गिफ्ट अप टू 50,000 इन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय शेल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। गिफ्टिंग में 50,000 तक अलाउड है। ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे सकता
है। डीम डिस्टिंग और डिस्टिंग पर्सन की डिटेल कहानी अपन थोड़ी देर बाद इसी वीडियो में समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में अगर कोई सप्लाई हो रहा है, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, ठीक है, मतलब एक बड़ा बिजनेस है, उसका एक छोटा सा एजेंट है, तो एजेंट को जो वो माल बेचता है, ठीक है, वो सप्लाई की बात की जा रही है यहाँ पे। बाय प्रिंसिपल टू इस एजेंट विद द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, एजेंट इशूइंग the invoice by an agent where the agent undertakes to receive such goods on behalf of the principal, ठीक है, एजेंट इशूइंग हिज ओन इनवॉइस, राइट। तो ये आपका प्रिंसिपल एजेंट वाला पॉइंट कवर हो जाता है। नेक्स्ट इज इम्पोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम रिलेटेड और अदर एस्टेब्लिशमेंट एंड इम्पोर्ट इज रिलेटेड टू बिजनेस। पॉइंट नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो कि आपने, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक बिजनेस है ABC, उसका एक फॉरेन में कंपनी था ABCD एशिया लिमिटेड, फॉरेन वाला, ठीक है। ABCD एशिया से इंडिया में इंपोर्ट हुई है सर्विसेज, ठीक है, और ये बिजनेस पर्पस वाली थी। तो यहाँ पे इसको सप्लाई की डेफिनेशन में कवर किया जा रहा है। टोटल 4 पॉइंट हो गए। परमानेंट ट्रांसफर, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, जहाँ पे ITC क्लेम किया गया होगा, और अगर एसेट पे ITC क्लेम नहीं किया है तो इस पॉइंट के अंदर कवर नहीं होगा जी। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड एंड डीम्ड डिस्ट्रिक्ट पर्सन, प्रिंसिपल और एजेंट वाली बात हो गई। और इसके बाद आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। ये 4 पॉइंट हो गए। इसको आप आराम से एक बार याद कर लीजिए, स्क्रीन में दिखा रहा हूँ चारों पॉइंट्स, देख लीजिए। चलिए, अगर ये हो गया होगा तो नेक्स्ट, सप्लाई एक्सक्लूड 7(2)(a), सप्लाई एक्सक्लूड्स, ठीक है। सप्लाई के अंदर क्या क्या शामिल नहीं होता, इसको आप नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विस मान सकते हो या सप्लाई मान सकते हो, ठीक है। रीड विथ शेड्यूल 3 ट्रांजैक्शन नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई, ठीक है। ये नेगेटिव लिस्ट हो गया, मतलब इसको सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर, मतलब क्वेश्चन में दिया होगा तो इसके ऊपर GST चार्ज नहीं होगा, ठीक। कंपनसेशन, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉयड टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग परक्विजिट्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट आ गया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बारे में, ठीक है। तो जो एम्प्लॉय काम करता है एम्प्लॉयर के पास, वैसे तो वो सर्विस है, बट इसको उसके डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया, नहीं तो सैलरी के ऊपर भी GST लग रहा होता, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। कंपनसेशन फॉर प्री मेच्योर टर्मिनेशन, समय से पहले अगर भगाना है किसी एम्प्लॉय को, उसका कंपनसेशन मिल रहा होगा, नो GST। नॉन कम्पीट फीस रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा था, एम्प्लॉयर ने बोला इधर आ, तू सेम काम नहीं करेगा बाहर जाके। वो बोला पागल समझ के रखे, माथे पे कुछ लिखा हुआ है क्या? तो उसने बोला नहीं, माथे पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, चुपचाप से ये पैसा पकड़। तो लमसम कुछ पैसा पकड़ाएगा और उससे एक एग्रीमेंट साइन कर देगा कि नॉन कम्पीट एक्ट और फॉरबियरेंस हो रहा है यहाँ पे, बट ये रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के बाद की कहानी है। भले पास्ट में वो लोग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप रख रहे थे, अभी इनका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप खत्म हो गया है, अभी अलग हो गए। सो देयरफॉर जो ट्रांजैक्शन है वो टैक्सेबल होगा, मतलब GST इज लेविड। कैजुअल लेबर अपॉइंटेड ऑन डेली बेसिस, ये भी आपका एम्प्लॉयमेंट है तो इसके ऊपर GST नहीं लगेगा। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन इज ऑल्सो एन एम्प्लॉयमेंट, नो GST। बट अगर डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के ऊपर सैलरी वाला TDS, देखो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के ऊपर जो चेकिंग पॉइंट रहेगा ना, वो सैलरी वाला TDS रहेगा। सैलरी वाला TDS मतलब इनकम टैक्स की बात हो रही है सर यहाँ पे, सेक्शन 192, वहाँ पे जो TDS लग रहा है सैलरी वाला, वो अगर लग रहा है तो मतलब वो एम्प्लॉय GST नहीं लगेगा। बट अगर वो TDS नहीं कट रहा है, देयरफॉर वो प्रोफेशनल है, यहाँ पे GST लग जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टर की सर्विसेज के ऊपर वैसे तो GST लगता भी और नहीं भी लगता, डिपेंड करता है। अब देखो डायरेक्टर भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फुल टाइम डायरेक्टर विच इज एन काइंड ऑफ एम्प्लॉय, जो पूरा अपना एम्प्लॉयमेंट वहीं निकाल रहा है कंपनी के अंदर, सो उसका सैलरी मिलता है, सेक्शन 192 में TDS कटता है, GST वहाँ पे लेवी नहीं होगा जी। कोर्ट ट्रिब्यूनल की सर्विसेज के ऊपर GST नहीं लगता। गवर्नमेंट वाले लोगों के ऊपर MP MLA मेंबर ऑफ पंचायत, एनी पर्सन होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, प्रेसिडेंट साहब, चेयरपर्सन, मेंबर, डायरेक्टर ऑफ बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, ये पॉइंट्स याद रख लीजिएगा। मतलब इसको एकदम रट्टा नहीं मारना है, इसकी लिस्ट कहीं पे भी नहीं आएगी उल्टी करने के लिए। तो आपको क्या एक आध पॉइंट्स कभी आ सकते हैं, तो आपको खाली देखो ऊपर शेड्यूल 3 याद रखना, 7(2) याद रखना, सप्लाई एक्सक्लूड, और नीचे का पॉइंट ऐसे मतलब ध्यान में रहना चाहिए, पूरा ऐसा लाइन बाय लाइन रट्टा नहीं माना, उतना प्रेशर मत लो आप, ठीक है। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल ब्यूरे क्रीमेटोरियम एंड मॉर्चुरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज, मतलब अगर किसी की
डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो जितनी भी सर्विसेज है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड है। सेल ऑफ लैंड को बाहर रखा गया है, वो इसके अंदर कवर नहीं होता। सब्स्यूम्ड वाली कल बात हो रही थी, ठीक है। अब देखो यार, सेल ऑफ लैंड के ऊपर रजिस्ट्री स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लगता है, वहां पे सबका अपना स्टेट गवर्नमेंट का भयंकर रेवेन्यू है, तो सेल ऑफ लैंड के ऊपर नहीं लगता। और सेल ऑफ कंप्लीटेड बिल्डिंग, देखो अब इसको एनालाइज करते हैं पूरा। सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, रेंटल, लीजिंग एंड लाइसेंसिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ट्रीटेड एज सप्लाई, जीएसटी इज लेविएबल। सेल ऑफ बिल्डिंग बिफोर कंप्लीशन और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच इज अर्लियर ट्रीटेड एज सप्लाई। ये क्या बोला जा रहा है सर? देखो, आप सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग दो टाइप की होती है, एक होती है रेडी बिल्डिंग, मतलब रेडीमेड कंस्ट्रक्शन हो चुका है, ठीक है। बड़ी बड़ी सोसाइटीज आप देखते होगे वहां पे घर रेडी है, रेडी होने के बाद भी का मतलब आपने गुड्स बेचा है, ठीक है, एक टाइप का गुड्स हो गया, तो वो आपका स्टैम्प ड्यूटी वाले में कवर किया जा रहा है। बट अगर आपने आधा अधूरा घर बना हुआ तो वो बेच दिया, तो आगे का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो किसके हिसाब से होगा? वो कस्टमर के हिसाब से कस्टमाइजेशन होगा, और जहाँ पे भी कस्टमाइजेशन इज इन्वॉल्व वहाँ पे वो सर्विस का एलिमेंट आ जाता है, जीएसटी लग जाएगा इस ट्रांजेक्शन के ऊपर। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई भी डाउट आ रहे हो कमेंट में डालो, ठीक है। इंटरेक्ट करते रहना यार, मतलब ऐसा सोते नहीं रहना वीडियोस को देखते हुए, और कॉपी पेन अपने पास रखना, सो दैट आप उसमें कुछ ना कुछ लिख सको। अगर स्पीड में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो रिवीजन की तो बताओ मेरे को, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग की डिमांड रहेगी तो आपको जो ये बुक सामने चल रही है ना पीडीएफ की, ये पूरा प्रिंट करके मैं आपको दे दूंगा। तो अगर ये आपको प्रिंट करके भी चाहिए ना, सो दैट आपका रिवीजन प्रॉपर हो सके, तो प्लीज़ कमेंट में डालिएगा, तो फिर उसका प्रिंटेड वर्जन अपन निकाल देंगे इफ़ यू नीड सो, ठीक। नेक्स्ट, एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, वो सब क्या है? एग्जेम्प्ट है। तो एक्शनेबल क्लेम में गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंदर खाली क्या रखा हुआ है? लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग रखा हुआ है जी, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्शन 7 टू बी नोटिफाइड एक्टिविटीज बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने खुद कुछ चीज़ों को नोटिफाई किया है कि इसको हम सप्लाई में लेंगे। लाइसेंस फी और एप्लीकेशन फीस एक्सेट्रा फॉर एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय स्टेट गवर्नमेंट not treated as supply of service, no GST. License fee or application fees for any other activities treated as supply of service taxable। ये इन्होंने खुद क्लियर करके रखा हुआ है, हम बता रहे हैं ऐसा कर लो, ठीक है। अब देखो, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन, ये कुछ नया आया था लास्ट टाइम में। एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के अलावा एनी पर्सन मतलब एओपी, बीओआई एक्सेट्रा, वो अपने मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कुछ सर्विस दे रहे हैं या कुछ गुड्स सप्लाई कर रहे हैं फॉर, या तो कैश मिल रहा है उसमें, या तो डेफर्ड पेमेंट मतलब बाद में देगा, या तो कोई और वैल्यूएबल कंसिडरेशन मिल रहा है, उसकी बात की जा रही है। द पर्सन and its member or constituent shall be deemed to be the two separate person, and the supply of activities and transaction inter se shall be deemed to take place from one such person to another। ये सोसाइटियों की बात कर रहा है यार, ही इज टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी। सोसाइटी में क्या होता है? एक ट्रस्ट फॉर्म होता है, एओपी बीओबाई ये फॉर्म होता है, और वो अपने मेंबर्स को, या क्लब की बात कर रहा है, ठीक, उसको इन लोग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस में लेंगे। अब देखो, शेड्यूल 2 की बात जहाँ पे आ रही है, यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। मतलब हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं या आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो ये स्पेसिफाई कर रहा है दीज आर दोज एरियाज, ठीक है। ये वो एरियाज है जहाँ पे वेयर इट वॉज कन्फ्यूज्ड, ठीक है, वहाँ पे कन्फ्यूजन का एरिया अराइज हो रहा था कि वेदर दिस ट्रांजेक्शन शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, इसको गुड्स में ले, या वेदर शुड बी ट्रीटेड एज सर्विस। तो इन्होंने ये क्लैरिफिकेशन, तो शेड्यूल 2 इज अबाउट क्लैरिफिकेशन, ओके। ये क्लैरिफिकेशन की बात कर रहा है कि इसको किस में लें, सप्लाई ऑफ गुड्स में लिया जाए या तो फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज में लिया जाए। तो इन ट्रांजैक्शन जो नीचे आने वाले वहाँ पे गवर्नमेंट ने उसको क्लियर कर दिया है कि कौन सा गुड्स रहेगा, कौन सा सर्विस रहेगा। चलो, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, मतलब आप ओनरशिप ट्रांसफर कर दे रहे हो तो वो गुड्स हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स ऑन फ्यूचर डेट, ये भी आपका ट्रांसफर ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जा रहा है। फ्यूचर डेट, हायर परचेस ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, फ्यूचर डेट पे टाइटल ट्रांसफर हो जाता है, ये कंफर्म पहले दिन एग्रीमेंट में लिखा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सप्लाई ऑफ सर्विस, ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स अनडिवाइडेड शेयर इन गुड विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। राइट टू यूज दे रहे हो भैया, यूज करने का राइट मतलब रेंटल हो गया, ये आपकी सर्विस है, राइट टू यूज है जी। नेक्स्ट, लैंड और बिल्डिंग के केस में सप्लाई ऑफ सर्विस, एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड जो गवर्नमेंट वगैरह देती है, एनी लीज, लेटिंग, बिल्डिंग, कॉमर्शियल
इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स, लीज रेंटल वगैरह ये आपका सर्विस में आता है। ट्रीटमेंट और प्रोसेस, किसी और के सामान पे अपना प्रोसेस, अपनी कला लगाना या कुछ और एक्टिविटी उसके ऊपर करना will be called supply of service. Any treatment or process which is applied to another person's goods. आपका माल नहीं, किसी और ने आपके पास भेजा, इसके ऊपर ड्राइंग कर दो, इसको कुछ डिजाइनिंग दे दो, कुछ भी कर दो इसके ऊपर, ठीक है, इसको सर्विस माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, सप्लाई ऑफ गुड, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, और इस पर अगर आईटीसी क्लेम किया होगा तो इसको पूरे को सप्लाई मान के जीएसटी लेगी गवर्नमेंट आपसे, अभी अपन ने पढ़ा था विदाउट कंसिडरेशन वाली लिस्ट में। नेक्स्ट, अगर किसी को आप टेम्पररी ट्रांसफर करते हो बिजनेस एसेट, मतलब वो रेंटल वगैरह पे आपने दिया है, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑलवेज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर जीएसटी। ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ता है सर, गुड्स हो या सर्विस हो, जीएसटी तो लगना नहीं, रेट में फर्क पड़ता है। जीएसटी के रेट्स में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, और उसके अकाउंटिंग और बिलिंग में भी डिफरेंस रहेगा। ठीक है, एचएसएन कोड हार्मोनाइज सिस्टम, ठीक है, एचएसएन कोड किसके लिए रहता है, गुड्स के लिए रहता है, और सर्विस के लिए क्या रहता है सर, एसएसी कोड। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन एक्सेट्रा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर। अगर कोई अपने ऑर्डर पे कस्टमाइजेशन करवाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर का, तो वो आपका सप्लाई ऑफ सर्विस है। लेकिन रेडीमेड सॉफ्टवेयर अगर मार्केट में बिकेगा तो वो आपका गुड्स हो जाएगा, प्री पैक्ड सॉफ्टवेयर। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट टू टॉलरेट ऑन एन एक्ट, आप किसी का कुछ सहन कर रहे हो, नॉन कम्पीट फीस इज ऑब्लिगेशन टू फॉरबियर, तो ये भी सर्विस कहलाया जा रहा है। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस फॉर कैश डिफर्ड पेमेंट। ठीक है, राइट टू यूज गुड्स का मतलब क्या होगा सर, देख लीजिए आप, सर्विस। कंपोजिट सप्लाई दैट हैज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस नॉट गुड्स। ठीक है, वर्क्स, कॉन्ट्रैक्ट, रेस्टोरेंट सर्विस, ये सब आपके सर्विस में काउंट किया जा रहा है, गुड्स में नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, अब देखो रेस्टोरेंट कैटरिंग वाले में तो क्या होता है, सामान भी जाता है और सर्विस भी जाती है, बट इसको सर्विस में लिया जा रहा है शुरू से, सर्विस टैक्स के जमाने से। ठीक है जी, तो विद दैट क्लैरिफिकेशन वाला देखो, अब एक बार आप रीड करते हो उसका रट्टा नहीं मारना, कोई प्रेशर नहीं लेना। कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, बंडल्ड चीजों पे, कॉम्बिनेशन, कॉम्बोज, बंडल्स, ठीक है, वेयर वन और मोर, ठीक है, या टू और मोर गुड्स और सर्विस इज कंबाइंड टुगेदर एंड प्रोवाइडेड। तो गवर्नमेंट ये बोल रही है इसके अंदर इस टाइप की कॉम्बिनेशन गुड्स और सर्विस, बंडल गुड्स और सर्विस को आप एक काम करिए, दो कैटेगरी में बांट दीजिए। एक होता है नेचुरल बंडल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल, मतलब जबरदस्ती किया गया बंडल। ठीक है, नेचुरल बंडल का एग्जांपल दे दूं, जैसे आप फ्लाइट में जा रहे हो तो वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गई, साथ में ऊपर आसमान में आपको कॉफी मिलती है, आपको मील्स मिलते हैं, यू गेट द मील्स, सो दीज आर नेचुरल बंडल। ठीक है, जहाँ पे आपको सर्विस के साथ गुड्स कॉम्बिनेशन में दिया जा रहा है, इसको नेचुरल बंडल। ठीक है, जैसे कि फोन के साथ चार्जर मिलता है, नेचुरल बंडल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए आर्टिफिशियल बंडल, बेल्ट और फोन को कॉम्बो बना के गिफ्ट कर देना। देखो बेल्ट के साथ फोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, फोन के साथ बेल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबरदस्ती का कॉम्बिनेशन हो गया है जी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल कॉम्बिनेशन, राइट। तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जब आपका कॉम्बिनेशन नेचुरल हो उस समय वो आइटम का जीएसटी रेट लगा दो जो कि प्रिंसिपल या मेन आइटम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रैवलिंग करने जा रहा हूँ फ्लाइट में तो प्रिंसिपल एक्टिविटी खाना खाना नहीं था, अब कई लोगों का रहता है, बट देखो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्टिविटी ट्रैवल का था, तो ट्रैवल के ऊपर जो रेट लग रहा होगा उसको प्रिंसिपल सप्लाई मान के उसका रेट पूरे पे अप्लाई किया जाएगा। बट आर्टिफिशियल बंडल अगर आप क्रिएट करोगे ना तो गवर्नमेंट वहाँ पेनाल्टी ठोकेगी। पेनाल्टी कैसे ठोकती है, वो रेट जीएसटी का उठाया जाएगा, जिस भी आइटम के ऊपर हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी लगता है वो वाला रेट आपका लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका नाम देखो बताता हूँ, कॉम्पोजिट सप्लाई मतलब नेचुरल बंडल वाला,
और मिक्स्ड सप्लाई मतलब नॉट नेचुरली बंडल, पूरा मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, एक बारी खाली पढ़ लेते। डेफिनेशन सेक्शन 230 मीन्स सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ विच आर नेचुरली बंडल्ड एंड सप्लाइड इन कंजक्शन, मतलब एक साथ सप्लाई किया जा रहा है। टैक्सेबिलिटी कैसे होगी? प्रिंसिपल सप्लाई के बेसिस पे टैक्सेबिलिटी होगी। मिक्स्ड सप्लाई 274 टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ मेड इन कंजक्शन वेयर सच सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट कंपोजिट सप्लाई, वो वाला सप्लाई ऊपर वाला कंपोजिट में नहीं आ रहा है, तो मतलब वो क्या है? नॉट नेचुरली बंडल्ड है। देयरफॉर विच अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, वो वाले आइटम के हिसाब से टैक्सेबिलिटी आप करेंगे। ठीक, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट समरी सर्कुलर्स आए हैं। अब यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स, वेदर इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड ऑफ कन्वेंस, ठीक है, कैरिंग गुड्स फॉर पैसेंजर्स और फॉर रिपेयर मेंटेनेंस बिटवीन डिस्ट्रिक्ट पर्सन, क्या इसको सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस में लेना है? आंसर इज नो। कन्वेंस यूज फॉर ट्रांसफर, नो गुड्स और सर्विस, ठीक है। मतलब क्या है? देखो गुड्स और डेफिनेशन में कवर हो रहे हैं बस, ठीक है, बस में लोग जा रहे हैं वहां पे, या तो ट्रक भी तो गुड्स की डेफिनेशन में कवर हो रही है, तो ट्रक में क्या सामान जा रहा है, तो क्या ट्रक जा रहा है उसको भी सप्लाई मान लिया जाएगा? आंसर इज नो। ये वैसे तो कॉमन सेंस में भी आ रहा है बट इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, whether interstate movement of rigs, tools, spare parts, all goods on wheels between distinct person is leviable, it shall not be treated as supply of goods। इसमें क्या हो रहा है? देखो एक बड़ा मैन्युफैक्चरर, उसके 10 जगह अपने फैक्ट्रियाँ होंगी, बहुत सारे ब्रांचेस होंगे, उसी को डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिया जाता है। अब एक बात समझिएगा इसके अंदर कि वो जब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच मूवमेंट करा रहा है, इनका टूल्स का, रिग्स का, मोल्ड डाई वगैरह का, ठीक है, और इंटरस्टेट करवा रहा है, तो वहाँ पे डीम्ड डिस्ट्रिक्ट पर्सन मान लिया जा रहा है, ठीक है, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिया जा रहा है। तो उस केस में ये जो मूवमेंट है इसको यहाँ पे जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस नहीं। बहुत बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब इतना हेडेक वाली बात नहीं है। वेदर जीएसटी इज लेविएबल ऑन द सर्विस ऑफ डिस्प्ले ऑफ नेम और प्लेसिंग ऑफ नेम प्लेट ऑन द डोनर इन द प्रेमाइसेस ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रिसीव डोनेशन गिफ्ट फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर। अब यार देखो, कभी आपने देखा होगा समाज वगैरह में या कोई संस्था में, किसी स्कूल में, बड़ी जगह पे कोई भी व्यक्ति अगर डोनेशन देता है तो क्या करते हैं? विथ रिस्पेक्ट उसका नाम बाहर वहीं पे ऑर्गेनाइजेशन वाले लगा देते कि हाँ सो एंड सो पर्सन है, उसने जिसका नाम लिया स्वर्गीय मेरे दादाजी है, इसके नाम पे आप लिख दो। तो वो लोग क्या करते हैं? संस्था वाले, ऑर्गेनाइजेशन वाले, वो लोग वहाँ पे उसका नाम लगाते हैं, ठीक है, फॉर रिकॉग्निशन। ये देखो, अब यहाँ पे रिकॉग्निशन हो रहा था, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, तो क्वेश्चन ये उठते क्या एडवर्टाइजमेंट के ऊपर सर्विस बोला जाएगा इसको? द आंसर इज नो। क्लैरिफिकेशन आ चुका है भैया। ये देखो कोई कंडीशन नहीं थी, डोनेशन करने वाले की कोई कंडीशन नहीं थी, ये तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो ऑर्गेनाइजेशन वहां पे नाम लगा दे रहा है नेम प्लेट के ऊपर। सो वहां पे जीएसटी का नहीं आना चाहिए। नो जीएसटी ऑन सच एक्टिविटीज। विद टेनेंसी प्रीमियम और टेनेंसी राइट टू एन इनकमिंग टेनेंट अट्रैक्ट जीएसटी, द आंसर इज टैक्सेबल। टू एन इनकमिंग टेनेंट टैक्सेबल और टू अ न्यू टेनेंट ऑल्सो टैक्सेबल। टेनेंसी प्रीमियम का मतलब क्या होता है सर? देखिए, टेनेंसी प्रीमियम का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी के भी घर पे या किसी प्रेमाइस को रेंट पे लेके रखा हुआ है, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड टेनेंट। तो सामने वाले के पास टेनेंसी राइट आ जाता है, तो अगर उसको वो जगह छोड़नी होगी तो कोई नया व्यक्ति छुड़वाने के लिए टेनेंसी प्रीमियम पे कर सकता है। अब यहाँ पे तो प्योर प्रॉफिट की स्मेल आ रही, तो यहाँ पे गवर्नमेंट उसको टैक्सेबल बना सकती है। नेक्स्ट, merely because a transaction supply involves execution of document require registration, pay fee, stamp duty wouldn't preclude them from scope of supply classification of such supply on the basis of what constitute। पहले आपको देखो प्रिंसिपल सप्लाई देखना पड़ेगा, खाली स्टैम्प ड्यूटी ये वो देख के नहीं कर सकते। दूसरा, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स वाले में देखिएगा, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, पैम्पलेट्स और ब्रोशर, एनुअल रिपोर्ट एक्सेट्रा। सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग ऑन द कंटेंट, कंटेंट कौन दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कंटेंट सामने वाले ने दिया है तो इसको प्रिंटिंग सर्विस में लिया जाएगा। बट एनवेलप्स वगैरह बेचता है जिसपे सिर्फ लोगो लगा के आप बेच रहे हो, या जो कार्ड्स है, विजिटिंग कार्ड, वो आपका सप्लाई ऑफ गुड्स में कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। प्रीडोमिनेंट सप्लाई देखना है, ठीक है। और अभी एक नया अमेंडमेंट आया था जहाँ पे रुपे कार्ड के लिए बैंक्स को जो वहाँ पे सब्सिडी मिल रही है, क्या उसको भी सप्लाई में लेना है कंसिडरेशन को? तो क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं। तो एग्जाम में अगर आपको कुछ रुपए से रिलेटेड कोई सब्सिडी वगैरह दिख रहा हो, ठीक है, अपने गवर्नमेंट ने दी होगी किसी भी बैंक वगैरह को, तो उसको आप सप्लाई ऑफ सर्विस या गुड्स में मत लीजिएगा, वो आपका एग्जाम कहलाएगा। वो अमेंडमेंट में छोटा सा पॉइंट था, मतलब उसमें कोई भारी चीज़ नहीं है, ठीक है।
तो विद दैट अपना सप्लाई का रिवीजन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन मूव करेंगे चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर, जिसमें अपन डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन वगैरह की बात करेंगे और जीएसटी की लेवी वगैरह कैसे होती है, एकदम क्रिस्प क्लियर। सप्लाई का डेफिनेशन प्रॉपर से समझ लीजिएगा, एक दो बार वीडियो देख लोगे, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत इसको नहीं पड़ेगी। ठीक है, होपफुली आपसे एक कॉपरेशन की डिमांड कर रहा हूँ, इस वीडियो के साथ इंटरेक्ट करिएगा, कमेंट लाइक, ठीक है, प्लस दोस्तों से शेयर करिए, इससे मेरी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, विद दैट थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।